बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय लॉजिक ब्रेकडाउन। आज क्लास 10 के यूनिट नंबर 7 का वन शॉट रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी सबसे पहले हमें जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में देखना है कि वो किस तरह का होता है। उसके साथ साथ हमने कुछ डेफिनेशन देखनी है जिसमें जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशंस आती हैं एग्जाम्स में। और इसके साथ साथ हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ देखने हैं, जो कि मेंडल ने कुछ लॉ बताए थे इनहेरिटेंस से मुताल्लिक, जिसमें उसने एक लॉ मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड बताया था और दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में उसने बताया था। तो हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ट्रेट्स होते हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात जो हैं वो वालिदैन से बच्चों में जो ट्रांसफर हो जाती हैं, इस प्रोसेस को, इस जो है वो फिनोमेना को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये जो ट्रेट्स होते हैं इनमें सिमिलैरिटीज भी होती हैं, यानी पेरेंट्स से मुशाबिहत भी रखते हैं, और कुछ ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं। तो वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक या वो खसूसियात जो कि पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स जैसे होते हैं यानी वालिदैन की तरह के होते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम हेरिडिटी ट्रेट्स कहते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। और जो डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस यूनिट में पढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हमें क्या बताया हुआ है हमारी बुक में। तो क्रोमोसोम के बारे में आपको स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स का अगर हम देखने में, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, विजिबल उसको देखें, तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, यानी वो एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और सेल में होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। ये क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बनता है? ये डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इंटरफेस के दौरान में जब क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स जो हैं वो दो हिस्सों में, दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब एक क्रोमोसोम जो है वो जब सेल के दरमियान में डिवीजन होती है तो एक क्रोमोसोम जो है उसके दरमियान में भी जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है एज स्पेस के दरमियान में, और ये क्रोमैटिड एक से दो जो है वो अपनी जैसी ही कॉपी बना लेते हैं, और ये जो उसकी अपनी जैसी कॉपी होती है इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं, और क्रोमैटिड्स जो है वो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है क्रोमोसोम्स का, जहां पर क्रोमैटिड्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस सेंट्रोमियर के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है, काइनेटोकोर का काम ये होता है, या आप ये कह लें कि सेंट्रोमियर का काम ये होता है कि ये इसको क्रोमोसोम को एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही होती है। यानी जिस टाइम पर सेल की डिवीजन हो रही होती है उस वक्त स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आकर इस साइट के ऊपर, ये जो अटैचमेंट साइट है या इसको जो सेंट्रोमियर हम कह रहे हैं, इस साइट पर आकर अटैच होते हैं। और माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान में, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जब सेल की डिवीजन होती है, सेल क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने पोल्स पर जाते हैं, और वो अपने पोल्स पर इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से जाते हैं, जहां जो कि आकर इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। तो सेंट्रोमियर का काम एक तो अटैचमेंट का काम है, तो दूसरा सेंट्रोमियर का काम ये है कि क्रोमोसोम को ये इंश्योर करते हैं या ये कंफर्म करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो बराबर जो है वो अपने पोल पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हों।
थर्ड पार्ट इसका टीलोमेयर है। टीलोमेयर जो है वो रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि क्रोमोसोम के एंड पर मौजूद होते हैं। यानी क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये इसकी टेल जो होती है उसको हम टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर्स के अंदर खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जिन्हें हम रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। Protecting them from degradation and preventing the loss of important genetic information during cell division। इनका काम ये होता है कि जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो ये हिफाजत करते हैं कि किसी भी किस्म की क्रोमोसोम के अंदर से डिग्रेडेशन ना हो, यानी कोई भी मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप्स को की टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। एक ऐसी डिस्कशन जिसके अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ बेसिक जेनेटिक टर्म्स जो है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स हैं, जैसे जीन है, अलील है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है और जीनोम्स किसको कहते हैं, जीन पोल क्या है। तो ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हमें समझ में आएंगी तो हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाएगी। ये टर्म्स जो है वो हमें एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, किस तरीके से जो है वो खसूसियात एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं और किस तरह से एक्सप्रेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है जीन्स। जीन्स हर करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन जो है वो किसी भी बॉडी का, उसको जो एक फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है वो बेसिकली जीन होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप कहें कि आपको डेफिनेशन आई है पेपर में लिखने के लिए, तो आपने यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी लिखनी है, या फिर इसकी ये डेफिनेशन जो आपको बोल्ड करके दिखाई गई है ये भी जो है वो इसको डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। अगर आपने इजी लिखनी है तो इजी डेफिनेशन में इसकी ये इजी डेफिनेशन आ जाएगी कि किसी भी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर मौजूद होता है उसे जीन कहा जाता है। पेरेंटल ट्रेट्स आर पास टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स की शक्ल में ट्रांसफर होती हैं। और एक जीन जो है वो विरासत का एक बेसिक यूनिट होता है, एक बुनियादी इकाई होती है। तो जीन्स की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, अ जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जीन एक डीएनए का सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो इंटरफेस के दौरान ये क्रोमोसोम जो है ये नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होते हैं। उस टाइम पर इन क्रोमोसोम्स को क्रोमैटिन कहा जाता है। तो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होनी है, जैसे कि डेवलपमेंट है, फंक्शनिंग है, रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिजम्स का, वो तमाम इस क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर मौजूद होता है। पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। क्रोमैटिड जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है। जब एस्पेस से पहले उस टाइम पर वो क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में मौजूद होता है। उस टाइम पर हम उसको उसके जो दोनों आर्म्स होते हैं उन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये वाला जो आर्म आपको इसको नजर आ रहा होगा, इसका सेंट्रोमेयर के एक अप साइड पर और एक डाउन साइड पर, इन्हें क्रोमैटिड्स कहा जाता है। और कब कहा जाता है, जब ये एस्पेस से पहले मौजूद होते हैं। तो उसके क्रोमैटिड्स जो है वो 2 हिस्सों में, 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब एक क्रोमोसोम जो है वो उसके जब सेल के दरमियान में डिवीजन होती है तो एक क्रोमोसोम जो है उसके दरमियान में भी जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है एस्पेस के दरमियान में। और ये क्रोमैटिड 1 से 2 जो है वो अपनी जैसी ही कॉपी बना लेते हैं। और ये जो उसकी अपनी जैसी कॉपी होती है इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं
तो सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है क्रोमोसोम्स का, जहां पर क्रोमैटिड्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस सेंट्रोमियर के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है, काइनेटोकोर का काम ये होता है, या आप ये कह लें कि सेंट्रोमियर का काम ये होता है कि ये इसको क्रोमोसोम को एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही होती है। यानी जिस टाइम पर सेल की डिवीजन हो रही होती है उस वक्त स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आकर इस साइट के ऊपर, ये जो अटैचमेंट साइट है या इसको जो सेंट्रोमियर हम कह रहे हैं, इस साइट पर आकर अटैच होते हैं। और माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान में, माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जब सेल की डिवीजन होती है, सेल क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने पोल्स पर जाते हैं, और वो अपने पोल्स पर इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से जाते हैं, जहां जो कि आकर इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। तो सेंट्रोमियर का काम एक तो अटैचमेंट का काम है, और दूसरा सेंट्रोमियर का काम ये है कि क्रोमोसोम को ये इंश्योर करते हैं या ये कंफर्म करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो बराबर बराबर जो है वो अपने पोल पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हों। थर्ड पार्ट इसका टीलोमेयर है। टीलोमेयर जो है वो रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि क्रोमोसोम के एंड पर मौजूद होते हैं। यानी क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये इसकी टेल जो होती है उसको हम टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर्स के अंदर खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जिन्हें हम रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। काम ये होता है कि जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो ये हिफाजत करते हैं कि किसी भी किस्म की क्रोमोसोम के अंदर से डिग्रेडेशन ना हो, यानी कोई भी मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप्स को की टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। एक ऐसी डिस्कशन जिसके अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ बेसिक जेनेटिक टर्म्स जो है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स हैं, जैसे जीन है, अलील है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, और जीनोम्स किसको कहते हैं, जीन पोल क्या है। तो ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हमें समझ में आएंगी तो हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाएगी। ये टर्म्स जो है वो हमें एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड, किस तरीके से जो है वो खसूसियात एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं और किस तरह से एक्सप्रेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है जीन्स। जीन्स हर करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन जो है वो किसी भी बॉडी का, उसको जो एक फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है वो बेसिकली जीन होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप कहें कि आपको डेफिनेशन आई है पेपर में लिखने के लिए, तो आपने यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी लिखनी है, या फिर इसकी ये डेफिनेशन जो आपको बोल्ड करके दिखाई गई है ये भी जो है वो इसको डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। अगर आपने इजी लिखनी है तो इजी डेफिनेशन में इसकी ये इजी डेफिनेशन आ जाएगी कि किसी भी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर मौजूद होता है उसे जीन कहा जाता है। इसका एक खास सेगमेंट जो है वो जिसे हम जीन कहते हैं, एक यूनिक सेगमेंट, इसके अंदर यूनिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जो कि इनकोड्स होते हैं कि उसने अब किस तरीके के अमाइनो एसिड्स जो है वो उनको बनाना है और खास किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना है। तो मेंडल्स जो है उसने सबसे पहले ये जीन्स के बारे में आइडिया बताया, और उसने उन फैक्टर्स को जो है वो जीन्स को फैक्टर्स और एलिमेंटेंट्स का नाम दिया जिस टाइम पर उसने जो वो स्टडी कर रहा था। और उसके साथ साथ उसने जो है वो बताया कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको उसने अल्फाबेटिकल सिंबल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस किस्म की पोजीशन को कहते हैं जहां पर जीन्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम एट अ स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकाई। एक खास किस्म की पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर, एक खास पोजीशन के ऊपर जहां पर जीन्स मौजूद होते हैं उसे लोकाई कहा जाता है। सिंगुलर अगर हम उसको करें तो हम उसे लोकस कहते हैं। और ये लोकस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों मेंबर के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। एलीन्स जो होते हैं वो वर्जन होते हैं एक सेम जीन के दैट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की सेम पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ईयर लोब्स हैं वो या तो फ्री होते हैं या फिर अटैच्ड होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो ईयर लोब्स हैं, कानों की जो टिप होती है वो या तो स्किन के फेस के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर फ्री होते हैं। तो वो जीन जो कि
फ्री ईयर लोब्स हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई के साथ, और वो जो कि अटैच्ड ईयर लोब्स हैं उसको स्मॉल ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों जो कैपिटल ई और स्मॉल ई या फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब जो है वो सेम लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं। इन्हें जो है वो अलील कहते हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम के सेम लोकस के ऊपर अगर जो मुख्तलिफ वेरिएशंस के जीन्स लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक का जीन है तो उसे अलील कहा जाता है। जीनोटाइप्स जो आइडेंटिकल अलील्स हैं, कैपिटल ई है तो हम उसको होमोजाइगस कहते हैं, और अगर डिफरेंट अलील्स मौजूद हैं यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ई है और दूसरे पे स्मॉल ई है तो हम उसको हेट्रोजाइगस अलील कहते हैं। तो एक और टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे बताई गई है कि एक इंडिविजुअल जिसके पास होमोजाइगस जीनोटाइप मौजूद है यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स मौजूद हैं और कैपिटल ई में ही है, अगर मैं उसको आपको इसी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो वो डोमिनेंट है दोनों एलील्स, तो उसको हम ट्रू ब्रीडिंग कंसिडर करते हैं। एज इट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद द सेम ट्रेट्स व्हेन सेल्फ फर्टिलाइज्ड। क्यों ट्रू ब्रीडिंग कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब इन्हें आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाता है तो ये सेम जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। और अगर इसके उलट हम देखें कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगस है तो उसको हम नॉन ट्रू ब्रीडर कहेंगे या नॉन ट्रू ब्रीड कहेंगे, क्योंकि जब इन्हीं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के दरमियान में सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आपको मिलेंगे। तो अगर इसकी आप एग्जांपल देखें तो अगर तो वो कह रहे हैं कि आपके पास ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड प्लांट मौजूद हैं, यानी ट्रू ब्रीडेड राउंड सीड प्लांट का मतलब ये है कि कैपिटल आर जीन्स मौजूद हैं, तो जब उनके दरमियान में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे राउंड सीडेड ही मौजूद होंगे आपके पास। लेकिन अगर आपके पास नॉन ट्रू ब्रीडर राउंड सीडेड प्लांट मौजूद हैं यानी उनके पास एक क्रोमोसोम के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एक पर कैपिटल आर जीन मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल आर जीन मौजूद है, तो जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे तो उनमें रिंकल सीडेड प्लांट्स भी मौजूद होंगे। तो इस पूरे जेनेटिक मेकअप को जो है वो जीनोटाइप कहा जाता है, यानी ये देखना कि किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर किस तरह के जीन मौजूद हैं, दोनों डोमिनेंट हैं या दोनों रेसेसिव हैं या फिर जो है वो दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। तो अगर तो दोनों सेम होंगे तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे, और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो उन्हें हेट्रोजाइगस कहा जाता है। जो टर्मिनोलॉजी है वो है फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप बेसिकली हम फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी ट्रेट की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसे जो है वो फिनोटाइप कहते हैं। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा वो जीनोटाइप की, यानी हम क्रोमोसोम्स के ऊपर देखते हैं कि जीन्स कौन से मौजूद होते हैं, लेकिन फिनोटाइप के अंदर हम ये देखते हैं कि देखने में हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रहा है। इनहेरेंटली देखने में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रहा होता है उसमें उसका जो जीनोटाइप होता है या तो वो कैपिटल ई होगा या फिर कैपिटल ई स्मॉल ई होगा, क्योंकि इन दोनों जीनोटाइप्स के अंदर जो डोमिनेंट जीन है वो कैपिटल ई का है। कैपिटल ई का मतलब है कि वो फ्री ईयर लोब्स का है। और अगर आपको देखने में अपीयरेंटली जो आप देख रहे हैं उसमें आपको अटैच्ड ईयर लोब्स नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जीनोटाइप जो है वो स्मॉल ई है। तो फिनोटाइप जो है वो एक विजिबल इवन इन द हेट्रोजाइगस स्टेट इज कॉल्ड अ डोमिनेंट फिनोटाइप। अ फिनोटाइप दैट इज विजिबल, एक ऐसा फिनोटाइप जो कि आपको विजिबल है, देख रहे हैं आप, वो या तो हेट्रोजाइगस स्टेट में है और हेट्रोजाइगस स्टेट में उसको हम डोमिनेंट फिनोटाइप कहेंगे। और अगर वो फिनोटाइप जो है वो सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में अपीयर हो रहा है तो हम उसको फिर रेसेसिव फिनोटाइप कहेंगे। जीन फॉर अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जो डोमिनेंट फिनोटाइप आपको जीन रिप्रेजेंट करना है उसको आपको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है, और जो रेसेसिव फिनोटाइप में आपको रिप्रेजेंट करना है उसे आपको लो केस लेटर में यानी स्मॉल लेटर में आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये रेसेसिव फिनोटाइप है और ये जो दोनों जीनोटाइप्स हैं ये डोमिनेंट फिनोटाइप हैं।
मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जॉन मेंडल जो एक साइंटिस्ट था उसे जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसने सबसे पहले जो है वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के दरमियान में क्रॉसिंग करवाई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को अभी हमने पढ़ा कि कौन से प्लांट्स हैं ऐसे जिसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम है या जिसमें दोनों जो करेक्टरिस्टिक्स जिसके दरमियान में ब्रीडिंग करवाई जा रही है वो डोमिनेंट है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो थे यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें उसने एक करेक्टरिस्टिक्स की डोमिनेंट जो है वो खसूसियात को लिया और उनके दरमियान में जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, यानी एक ऐसे प्लांट्स लिए जिनमें सारे जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो डोमिनेंट थे, उनके दरमियान में उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई और उसने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। और मेंडल जो था उसने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के ऊपर जो है वो काम किया। उसने जब सबसे पहले जो है वो राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस करवाया रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, तो उसकी जो स्टडी थी उसमें उसने सिंगल ट्रेट्स यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था। सिंगल ट्रेट का मतलब ये है कि जो करेक्टरिस्टिक्स है उसने वो एक करेक्टर लिया है। यहाँ पर उसने 7 करेक्टर्स जो है वो उन पर स्टडी किया है, लेकिन जब उसने एक जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो उसने सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया और उस करेक्टरिस्टिक में उसने सिर्फ जो है वो उस सीड की जो है वो शेप देखी कि एक सीड जो है वो पी प्लांट का वो राउंड है और एक सीड पी प्लांट का जो है वो रिंकल है, और उनके दरमियान में उसने जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। तो इस तरह के क्रॉस को जिसमें सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी की जा रही हो, ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और अगर 2 डिफरेंट किस्म के करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाए, जैसे कि राउंड सीड भी हैं और उनका कलर भी देखा जा रहा है कि वो येलो भी है, और दूसरे में रिंकल सीड भी है यानी शेप भी देखी जा रही है और कलर भी देखा जा रहा है, तो इस तरह के जो ट्रेट्स हैं उनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाने को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं डिफरेंट इन वन ट्रेट्स, आपस में एक दूसरे से सिर्फ एक ट्रेट्स के लिहाज से डिफरेंट हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाईहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें पेरेंट्स जो है वो 2 डिफरेंट ट्रेट्स के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जो अपने एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो उसका प्रोसीजर था उसमें सबसे पहले उसने ऐसे प्लांट्स को क्रॉसिंग करवाई जिनमें जो है वो ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट थे और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट थे। उनके दरमियान में जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उसको जो F1 जनरेशन में जो उसे प्लांट्स हासिल हुए वो तमाम के तमाम प्लांट्स जो थे वो अपीयरेंटली देखने में यानी जो उनका फिनोटाइप था वो तमाम राउंड सीडेड प्लांट थे। यहाँ पर आपको जो है वो जो प्रोसीजर करके दिखाया गया है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो कैपिटल आर आपको राउंड सीडेड प्लांट नजर आ रहे हैं उनके गैमेट्स बनते हैं। तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो चूंकि ये जीनोटाइप इनका सेम है तो सेम गैमेट्स, इसके भी कैपिटल आर 2 बनेंगे और इसके भी स्मॉल आर 2 बनेंगे। यहाँ पर आपको एक गैमेट्स के साथ जो है वो फर्टिलाइजेशन करके दिखाई जा रही है। तो ये क्रॉसिंग जब उनके दरमियान में हुई, पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ, तो पॉलिनेशन में आपको तमाम के तमाम प्लांट्स जो है वो राउंड सीडेड फिनोटाइप उनका जो है वो हासिल हुआ। लेकिन अगर आप उनका जीनोटाइप देखें तो वो जीनोटाइप जो है वो उसमें जो जीन्स हैं वो एक कैपिटल आर का है और एक स्मॉल आर का है, यानी एक जीन राउंड सीडेड का है और दूसरा जीन जो है वो रिंकल सीडेड का है। उसके बाद उसने सेकेंड अपने प्रोसीजर में इन्हीं F1 जनरेशन के प्लांट्स को दोबारा आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करवाई। तो ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हासिल हुए थे उसे उनके दरमियान में जब उसने क्रॉसिंग करवाई तो उसको जो है वो डिफरेंट रिजल्ट हासिल हुआ। उस डिफरेंट रिजल्ट में उसने सबसे पहले उसने इस प्रोसीजर में आपको यहाँ पर जो है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या नजर आ रहा है आपको। ये जो एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट है, यानी ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नहीं है, नॉन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो राउंड सीड है का जीन मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर रिंकल सीड का जीन मौजूद है। जब इनके गैमेट्स बनाए गए तो एक गैमेट में राउंड सीड का जो है वो जीन आया और दूसरे वाले गैमेट में रिंकल सीड का जीन आया। इसी तरह से इसके भी बने, और जब उनके दरमियान में F1 जनरेशन यानी F2 जनरेशन हुई, यानी F1 और F1 जनरेशन के दरमियान में क्रॉसिंग हुई, तो आपको जो रिजल्ट हासिल हुआ उसमें आपको 3 प्लांट्स जो थे वो डोमिनेंट
हासिल हुए उसका फिनोटाइप आपको बता रही हूँ कि 3 प्लांट जो थे वो डोमिनेंट हासिल हुए यानी राउंड सीडेड हासिल हुए, और एक प्लांट जो था वो आपको रिंकल सीडेड हासिल हुआ। तो अगर इसका हम फिनोटाइप रेशो देखें तो वो हमें 3:1 का हासिल होता है। 3:1 का मतलब कि हमने जब उन प्लांट्स को अपीयरेंटली देखा तो हमें 3 प्लांट्स जो थे वो राउंड सीडेड थे और एक प्लांट जो है वो रिंकल सीडेड था। लेकिन जब उनके जीनोटिपिक रेशो को देखा गया तो उसके अंदर ये जो 3 प्लांट्स राउंड सीडेड थे उसमें एक जो था वो होमोजाइगस था, 2 जो थे वो हेट्रोजाइगस थे और एक जो था वो होमोजाइगस रेसेसिव था। तो ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी जिसके अंदर राउंड सीडेड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, और ये 2 जो है वो नॉन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैं जिसमें एक जीन जो है वो इसमें रिंकल सीडेड का भी मौजूद है, एक डोमिनेंट का है और एक रेसेसिव का है। और दूसरा जो हमें हासिल हुआ एक जो हमें हासिल हुआ वो होमोजाइगस रिंकल का हासिल हुआ, यानी ये भी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है लेकिन ये रिंकल सीड है। तो इस तरह से हमें जो फिनोटिपिक रेशो हासिल हुआ वो 3:1 का था और जो जीनोटिपिक रेशो हासिल हुआ वो 1:2:1 का था। तो ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब उसने कंक्लूजन निकाला तो उसने ये बताया कि 25% F2 जनरेशन वर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, राउंड 50% वर नॉन ट्रू ब्रीडिंग एंड 25% वर ट्रू ब्रीडिंग रिंकल। यानी उसने बताया कि 25% जो प्लांट थे F2 जनरेशन में जो 25% प्लांट हासिल हुए थे वो जो थे वो राउंड ट्रू ब्रीडिंग थे, 50% जो प्लांट थे वो नॉन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे और जो 25% प्लांट हासिल हुए थे मजीद वो जो थे वो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल प्लांट थे। और इस तरह से उसने फिर अपने जीनोटिपिक रेशो को 1:2:1 जो है वो बताया। इसी एक्सपेरिमेंट को उसने और मुख्तलिफ ट्रेड्स के साथ बार बार जो है वो रिपीट किया और उसको सेम रिजल्ट जो है सेम रेशो जो है वो हासिल हुआ। तो उस उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने जो कंक्लूजन दिया, अपना जो रिजल्ट बनाया वो उसका ये था कि द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स और एलिमेंट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू गैमेट्स। पहला उसका ये था कि जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कंट्रोल उन्हें फैक्टर्स या एलिमेंट्स को फैक्टर कर रहा होता है जिसको बाद में जीन्स का नाम दिया गया, और ये जो पास होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में गैमेट्स की शक्ल में पास होते हैं। दूसरा उसका कंक्लूजन ये था कि ईच प्लांट कैरीज 2 फैक्टर्स, हर प्लांट के पास 2 फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिसे हमने बाद में अलील्स का नाम दिया, और हर ट्रेड जो है वो फ्रॉम ईच पेरेंट्स, एक पेरेंट से जो है वो हासिल आता है अगली जनरेशन में। तीसरा उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि डोमिनेंट अलील्स लाइक कैपिटल R फॉर राउंड सीडेड आर एक्सप्रेस्ड वाइल रेसेसिव अलील्स लाइक स्मॉल r wrinkle shaded are not expressed in F1 but reappear in F2 जनरेशन। जो उसे देखने में नजर आ रहा था, उसे पहले जो प्लांट हासिल हुए उसमें सारे के सारे राउंड थे, तो उसके बाद जब उसने उन्हीं राउंड प्लांट्स को दोबारा से क्रॉसिंग करवाई तो उसको बीच में रिंकल प्लांट्स भी हासिल हुए। तो फिर उसने उसकी एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसने ये रिजल्ट निकाला कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्सप्रेस हो जाते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रेसेसिव रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं और फिर वो F2 जनरेशन में दोबारा से रीअपीयर होते हैं। फिर चौथा उसका कंक्लूजन ये था कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ अलील्स ऑफ अ जीन्स पेयर सेग्रीगेट। गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान में ये जो दोनों जीन्स के अलील्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और पास इनटू डिफरेंट गैमेट्स, और मुख्तलिफ गैमेट्स की शक्ल में पास होते हैं। फिर उसके बाद 5 उसका कंक्लूजन ये था कि जीन पेयर इज रीस्टोर्ड व्हेन गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जीन पेयर्स जो कि अलहदा हो गए थे ये बाद में रीस्टोर्ड होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान में और जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होते हैं। तो ये जो आपको 5 इसके कंक्लूजन नजर आ रहे हैं, रिजल्ट नजर आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं कि मेंडल्स के जो है वो कंक्लूजन्स बताएं, तो आप लोगों ने ये लाजमी याद करने हैं और इसको आप लोग समझ के याद करेंगे तो ये आपको बहुत इजीली जो है वो याद हो जाएगा कि उसने अपने पहले पॉइंट में क्या कहा। इस डायग्राम को देखें आप, और फिर उसके बाद उसने दूसरे पॉइंट में क्या कहा कि हर जो है वो फैक्टर होता है ईच ट्रेट का, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, एक पेरेंट से आता है। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो ये फैक्टर्स नजर आ रहे हैं कि ये एक पेरेंट से आया है और ये दूसरे पेरेंट से आया है।
और फिर ये बाद में जो है वो रिस्टोर्ड होते हैं और F2 जनरेशन में एक दूसरे के साथ दोबारा से मिल जाते हैं। देखिए उसके कंक्लूजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये लाजमी याद कीजिएगा। इन्हीं कंक्लूजन के बेस पर उसने अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पेपर में आता है, इसको आपने एज इट इज लिखना होता है। तो मेंडल एनालिसिस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाइल स्टडीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट्स लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग करवाई और फिर उसके बाद उसने उस इनहेरिटेंस के ऊपर, उस सिंगल ट्रेट्स के ऊपर जो स्टडी किया वो उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की शक्ल में जो है वो पेश किया, जिसमें उसने क्या बताया कि को एग्जिस्टिंग एलील ऑक्यूपाई द सेम लोकस, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रिकम्बाइन रैंडमली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये जो आपको बोल्ड करके दिखाया गया है ये इसका लॉ है और इसको एज इट इज लिखना होता है, तभी आपको जो है वो अच्छे नंबर मिलते हैं। को एग्जिस्टिंग एलील, ऐसे एलील्स जो कि सेम लोकस पे मौजूद हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद मियोसिस और रिकम्बाइन हो जाते हैं रैंडमली फर्टिलाइजेशन के दौरान। ये उसका जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो है वो पेश किया था। उसके बाद उसने दोबारा से जो है वो क्रॉसिंग करवा के एक और एक्सपेरिमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्रॉसिंग करवाई। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि उसने 2 ट्रेट्स लिए, इसको उसने ऑब्जर्व किया और उसके दरमियान में उसने क्रॉसिंग करवाई और उसकी प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन जो है वो जो उसे हासिल हुई उसकी बेस पर उसने एक और जो है वो अपना लॉ पेश किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो ट्रेट्स लिए थे वो सीड शेप, राउंड और रिंकल लिया था और सीड कलर येलो और ग्रीन लिया था। यानी कि 2 ट्रेट्स हो गए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या 2 खसूसियात हो गई। एक ही प्लांट की 2 खसूसियात उसने ली और जब उसके दरमियान में उसने ट्रू ब्रीडिंग करवाई। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि एक जो उसने प्लांट्स लिए थे उनमें जो है वो राउंड और येलो प्लांट्स थे और दूसरे जो उसने प्लांट जिनके दरमियान में क्रॉसिंग करवाई थी वो रिंकल्ड और ग्रीन थे। और ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उनके पास सेम जीन्स मौजूद थे। ट्रू ब्रीडिंग रिंकल प्लांट्स थे जिनमें स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले जीन्स मौजूद थे। जब इनके दरमियान में उसने F1 जनरेशन क्रॉसिंग करवाई तो F1 ऑफस्प्रिंग जो उसको हासिल हुए उसकी रेशो उसने कहा कि उसको 3:1 की रेशो जो है वो हासिल हुई। इस 3:1 की रेशो जो है वो लाइक इन हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसे हासिल हुई थी। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि 4 कॉम्बिनेशंस राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन जो उसे F2 जनरेशन में हासिल हुई वो उसको जो है वो 4 कॉम्बिनेशन हासिल हुई, जिसमें उसको फिनोटिपिक रेशो जो हासिल हुआ वो 9:3:3:1 का था। तो किस तरीके से हासिल हुआ यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। सेम उसने प्रोसीजर वही किया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 ले लिए यहाँ पे। जब उन कैरेक्टरिस्टिक्स की उसने गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स में एक क्रोमोसोम के ऊपर राउंड वाला जीन भी मौजूद था और यानी उसको शेप वाला जीन भी मौजूद था और कलर वाला जीन भी मौजूद था, और दूसरे गैमेट के ऊपर भी इसी तरह से शेप वाला और कलर वाले दोनों जीन मौजूद थे। इन गैमेट्स की जब F1 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई या इनके दरमियान में पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ तो आपको जो प्लांट हासिल हुआ उसके ऊपर F1 जनरेशन में जो अपीयरेंटली फिनोटाइप आपको जो नजर आया वो राउंड सीडेड येलो प्लांट हासिल हुए। इस F1 जनरेशन के राउंड सीडेड येलो प्लांट्स के दरमियान में उसने दोबारा से क्रॉसिंग करवाई और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो जीनोटाइप्स था वो आपको उसके गैमेट्स बने और गैमेट्स के बाद जो उसे रिजल्ट हासिल हुआ वो उसको 4 मुख्तलिफ जो है वो प्लांट्स हासिल हुए। एक बिल्कुल पेरेंट्स की टाइप का था और दूसरा भी जो था वो भी बिल्कुल पेरेंट्स की टाइप का था, और जो दरमियान में उसे और मजीद प्लांट हासिल हुए वो पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट थे। तो उस बेस पर उसने जो अपनी जो रेशो बताया, उसने ये बताया कि ये रेशो जो है वो उसे हासिल हुआ जिसमें उसको 9 जो है वो राउंड येलो प्लांट हासिल हुए, 3 जो है वो राउंड ग्रीन प्लांट हासिल हुए, 3 रिंकल्ड येलो प्लांट हासिल हुए और एक जो है वो रिंकल्ड ग्रीन प्लांट हासिल हुआ, और 9:3:3:1 का उसको फिनोटिपिक रेशो हासिल हुआ।
और अपने इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसने जो कंक्लूजन बताया वो उसका कंक्लूजन ये था, जो जीन्स के अलील्स हैं आपस में जब वो गैमेट्स बनाते हैं और गैमेट्स के बाद जब वो अगली जनरेशन में जाते हैं तो वो आज़ादाना तौर पर एक दूसरे के साथ जो है वो ज़ाइगोट्स बनाते हैं। F1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ गैमेट्स और F1 जनरेशन जो है वो इंडिविजुअली 4 किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है इक्वल प्रोपोर्शन में। इस रिजल्ट की बेस पर उसने एक लॉ पेश किया जिसे उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ जो है वो उसे कहते हैं। और इस लॉ के मुताबिक अलील्स फॉर वन ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। एक ट्रेड्स के अलील्स जो है वो जब इनहेरिट होते हैं, विरासत में मुंतकिल होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर होते हैं। और द अलील फॉर अनदर ट्रेड, दूसरे ट्रेड के अलील से। इन अदर में उसने ये बताया कि जो एक अलील के ऊपर एक अलील जो है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको जो है वो एक गैमेट फॉर्मेशन में आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रू ब्रीडिंग में जो प्लांट्स नजर आ रहे हैं उसमें राउंड सीडेड और येलो हैं। तो इस राउंड सीडेड और येलो का आपस में उसने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है, इसको इंडिपेंडेंटली इजाजत होगी कि वो ये राउंड सीडेड जो है वो किसी ग्रीन वाले प्लांट्स के साथ या ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ जो है वो जाके कॉम्बिनेशन बना ले। तो ये उसका जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, जिसमें उसने अपने रेशोज बताए कि 9:3:3:1 के रेशो के मुताबिक जो जीन्स पेयर्स हैं वो आज़ाद होते हैं, वो किसी के साथ भी जो है वो पेयरिंग कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर जो है वो इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो वो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच, साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।